सक्रियता श्रेणी। इसके लिए आपको ट्रिक बताया गया था, कनक मांगे आलू जिंक, फिर भी के लिए लिखना पीबी, पीभी, फिर भी हाइड्रोजन क्यों, और आगे क्या था, पारा, चांदी और सोना, ये था ना। यानी हाइड्रोजन के जितने ऊपर है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और हाइड्रोजन के जितने नीचे है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में क्या आता है, क्रियाशीलता क्या होती है, ये बहुत काम आएगा आगे, क्रियाशीलता घटती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, पोटेशियम। उसके बाद सॉरी ये सी नहीं, ये सी रहेगा ना, कैल्शियम। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है ऊपर वाले, फिर ये मध्यम क्रियाशील है, फिर ये नीचे बहुत कम क्रियाशील है, निम्न क्रियाशील है। क्या पढ़े थे बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है इसमें होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर, केवल विस्थापित करता है, विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो बिसलेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका रिएक्शन किससे करवाया गया, आयरन से, Fe से। तो आप देखो यहां से अपने चार्ट को, तो एक है कॉपर और एक है आयरन, दोनों में अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, आयरन, क्योंकि ये ऊपर है, ऊपर वाला अधिक क्रियाशील होता है, नीचे वाला कम क्रियाशील होता है। तो आयरन क्या करेगा, ये आयरन कॉपर को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर चला जाएगा। तो क्या बनाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये बना दिया फेरस सल्फेट। ये क्या है बाबू, कॉपर सल्फेट। अच्छा, इसमें देखो, इसमें केवल एक ही तत्व विस्थापित हुआ है ना, एक तत्व विस्थापित हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण और देखते हैं। तो मान लो C ये वाला है, FeSO4, यानी ये क्या है, फेरस सल्फेट। इसका रिएक्शन किससे करवा दिया गया, जिंक से। किससे करवा दिया गया, जिंक से। तो आगे आप देखो, आप बताओ कि जिंक ज्यादा क्रियाशील तत्व है कि आयरन ज्यादा क्रियाशील तत्व है। आयरन कहाँ है, ये इसके नीचे है ना, तो ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक। इसलिए यहां पर जिंक क्या करेगा, जिंक जो है वो आयरन को कर देगा विस्थापित और खुद उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा। यानी सब मिलाकर के क्या होगा, तो FeSO4 प्लस Zn करेंगे तो मिलेगा ZnSO4 प्लस Fe। तो अब की बार क्या हो गया, जिंक सल्फेट बनाया है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, ये दोनों उदाहरण है। इसमें भी एक ही विस्थापित हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। और एक होता है द्विविस्थापन, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये लिए थे हम लोग, और BaSO4 बेरियम सल्फेट, और वहां से 2 बार Na, 2Na, और यहां से Cl, तो ये लवण बनाते हैं। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक हमने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नोट करिए, नोट कर लो। अगला हेडिंग है आक्सीकरण अभिक्रिया। इसी को उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन।
ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलो, चाहे उपचयन अभिक्रिया बोलो, चाहे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलो, तीनों का मतलब एक ही होगा। क्या होता है ऑक्सीकरण? तो देखो इसमें ऑक्सी शब्द ही आया है ना, ऑक्सी शब्द आया है ऑक्सी शब्द। तो ऑक्सी शब्द का मतलब होता है, पहला मतलब जो होता है वो होता है ऑक्सीजन का योग। क्या होता है बाबू? ऑक्सीजन का योग। कैसे? तो देखो मान लो हमारे पास Ca है, अब हम इसमें ऑक्सीजन लेकर के आए तो क्या बना देगा? CaO। ये धातु का ऑक्साइड बनाया, इसे बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बताइए बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम से जानते हैं, बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। तो ये पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण, देख लो। पहले क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीडेशन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखना है। देखिए एक रिएक्शन किया था CuSO4 प्लस Zn। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जिंक है ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से, है ना। तो ये क्या करेगा, जब रिएक्शन होता है तो बनाता है ZnSO4। तो देखो जिंक के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हो गया और प्लस में बना दिया Cu। तो ये भी किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। अब देखो अगला अपचयन। अपचयन में देख लो, अपचयन क्या होता है कि इसमें जो है इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। अपचयन का परिभाषा क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, उसे बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और दूसरा आपको देखना है अपचायक। अभी हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़े थे ना, पढ़े कि नहीं? उसी से संबंधित है ये ऑक्सीकारक और अपचायक, लेकिन दोनों में अंतर होता है ना। देखो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? तो मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब इस दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। एक और परिभाषा इसका बोल सकते हो, सेकंड में क्या कह सकते हो कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है। अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑक्सीकारक। दोनों एक ही का परिभाषा है, तो चाहे ये वाला परिभाषा बोलो चाहे ये वाला, दोनों सही, लेकिन लिखना दोनों है। तो हम हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकारक। तो आप बोलोगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। या दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे? दूसरे में बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? अपचायक का। इसी का जस्ट उल्टा कर दो, दोनों का उल्टा कर देंगे। तो पहले का उल्टा क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का दान करता है, रासायनिक क्या कहते हैं उन्हें, क्या कहा जाता है? उन्हें अपचायक कहा जाता है। दूसरा बोलेंगे कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? अपचायक। देख लोगे उष्माक्षेपी। क्षेपी मतलब उत्सर्जन हो, जब उष्मा बाहर निकले तो उसको क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसे? देखो ध्यान से, हमारे पास है CH4। क्या है ये? CH4 है क्या? मेथेन है, एक प्रकार का एल्केन है ना। अब इसको हम जब ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराते हैं? ऑक्सीजन से। अच्छा, ऑक्सीजन का दो लेना है, ध्यान रख देना। तो जब हम मेथेन का दहन करवाते हैं, मेथेन को जलाते हैं, तो होता क्या है कि बनता है CO2। मेथेन मतलब CH4 मतलब CNG।
सीएनजी जो गाड़ी में पड़ता है, तो होता क्या है कि जब वो जलता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और दूसरा बनाता है जल, H2O। क्या बनाता है बाबू? जल। और साथ में और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊर्जा उत्पन्न होता है या उष्मा उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे ये हो गया, एक आप कह सकते हो श्वसन। श्वसन, तो श्वसन में क्या होता है? श्वसन में हम सांस लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? सांस लेते हो तो कौन सा गैस अंदर ले जाते हो? ऑक्सीजन लेते हो ना। तो देखो होता क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास जाता है ऑक्सीजन, इसके 6 अणु लेना है हमको, प्लस हमारे बॉडी में पहले से क्या उपस्थित होता है? ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारी बॉडी में उपस्थित होता है। हमारे शरीर में पहले से क्या होता है? ग्लूकोज, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और हमने सांस लिया तो हमारी बॉडी में क्या गया? ऑक्सीजन। अब जब ये अंदर जाएगा तो अच्छा, जब सांस लेते हैं उसके बाद सांस छोड़ते भी तो हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो यानी यहां से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो बनेगा ही, और 6 बार बनेगा। कितनी बार? 6 बार। और इतना ही बनेगा जल, तो 6H2O। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ कुछ वाष्प भी बाहर निकलता है। ठंडे में सांस लेते हो तो भाप निकलता है बाहर, छोड़ते हो जब बोलते हो कुछ, तो उस दौरान वाष्प भी बाहर निकलता है। तो अब पहले यहां पर चेक करो कि क्या अणु कंप्लीट हुए कि नहीं। हाइड्रोजन 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 6 दूनी 12 है यहाँ पे। कार्बन यहाँ पर कितना था? 6। यहाँ पर कार्बन कितना है? 6। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 6 दूनी 12। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 6 दूनी 12। अभी 6 ऑक्सीजन यहाँ बचा है और आगे 6 लगा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 6। जब ये प्रक्रिया होता है तब हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। साथ में क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा। और यही ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी बॉडी काम करती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा, और ऑक्सीजन बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा? ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, और जब ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जल बनाएगा, और ऊर्जा मुक्त करेगा। किस रूप में? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त करेगा। और इस प्रकार से आप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को समझ सकते हो कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा, उष्मा। और ऐसे याद रखना, जो ये साग सब्जी होता है जो सड़ता है, ये भी एक प्रकार का उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखो, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, या जो जिसमें उष्मा ग्रहण किया जाता है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसमें हम पहला एग्जाम्पल समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का, है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, और साथ में हमें प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। प्रकाश ऊर्जा है, जब ऊर्जा का उपयोग होता है तो बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऐसे ही ये मरकरी ऑक्साइड है, इसको जब उष्मा दिया जाता है तो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इस प्रकार ये उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, और अपचयन में ऑक्सीजन को निकाला जाता है। अब इन्हीं दोनों से संबंधित दो घटनाएं अलग अलग हैं। एक जो था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और एक ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण का जो उदाहरण होता है, इससे संबंधित है संक्षारण, संक्षारण। और दूसरा जो अपचयन है, इससे संबंधित है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। अब संक्षारण क्या होता है तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो कोई धातु है ना, तो ये धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में, नमी के संपर्क में, इन सभी चीजों के संपर्क में आता है तो ये क्षरित होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। संक्षारित मतलब खराब होने लगता है। क्या होने लगता है? लोहा है, ये नमी के संपर्क में आएगा तो इसमें जंग लग जाएगा, है ना। दूसरा चांदी, आप लोग पायल पहनते हो ना, पायल अक्सर आपका जब नया नया लेते हो तो एकदम साफ सुथरा रहता है, लेकिन बार बार पानी में भीगते भीगते उसका रंग कैसा हो जाता है? काला। तो चांदी पे काला परत चढ़ जाता है। और एक और होता है तांबा, तांबे पर हरा परत चढ़ जाता है। ये तीनों ध्यान रखे रहना है। तो ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है क्या? संक्षारण। क्या होता है संक्षारण? जब धातुएं ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आती हैं तो संक्षारित होने लगती हैं। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबा का हरा हो जाना। अच्छा, जब ये घटना होती है ना तो इन सभी का भार कम हो जाता है।
भार क्या होता है, कम हो जाता है। और यहां से देखना है अपचयन का उदाहरण क्या है, विकृत गंधिता। गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में जो भोजन होता है उसका स्वाद बदल जाता है ना, गंध आ जाता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, भोजन का खराब हो जाना। आप देखते होंगे कुछ खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, आलू का बना हुआ चिप्स, ये जो आलू का बना हुआ चिप्स है, तो जब चिप्स को पैकेट में फिल किया जाता है, भरा जाता है पैकेट में, तो इस चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन गैस बाहर कर दिया जाता है, यानी इसमें ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है, ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है। तो ऑक्सीजन को बाहर कर देते हैं और अंदर क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। तो अगर कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि बताओ चिप्स वाले पॉलीथीन में कौन सा गैस भरा होता है, तो क्या बताएंगे, एक और नाम है नौसादर। क्या नाम है बाबू, नौसादर। अच्छा, क्या इसके साथ में कोई और भी चीज आया है, तो बनाएंगे CO2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, तीनों गैस है। तो आप देख रहे हो कि इसके साथ भी कोई चीज अलग से नहीं बना, इसके साथ भी कोई चीज अलग से नहीं बना है। तो क्या लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसमें कोई भी सह उत्पाद प्राप्त नहीं होता, मतलब एक ही मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसके साथ कोई छोटा या बड़ा या अन्य प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता। क्या, अगला हेडिंग डालो, वियोजन अभिक्रिया। अमोनिया, अमोनिया प्लस इसी के साथ ले लो HCl, ये क्या है, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बताओ N कितनी बार है, पूरे में N कितनी बार है, एक बार, तो लिखो N। H3 यहां है, एक यहां है, H4। अब वहां पर NH3 था तब ये अमोनिया था, यहां पर NH4 हो गया, अब इसका नाम हो जाएगा अमोनियम, अमोनिया, अमोनियम, और प्लस साथ में और क्या है, Cl, तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। वियोजन मतलब टूटना होता है ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे NH4Cl, ये टूटेगा किसमें, NH3 प्लस HCl में। ऐसे ही CO2 टूटेगा C प्लस O2 में, टूटेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। नीचे लिखोगे कि ये तीन प्रकार की होते हैं। उष्मीय वियोजन, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तब वो दो भागों में टूटता है, उसी को बोलते हैं उष्मीय वियोजन। तो क्या लिखेंगे इसमें, जब किसी पदार्थ को उष्मा दिया जाता है तब जो वियोजन होता है उसे बोलते हैं उष्मीय वियोजन। CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को लाइम स्टोन भी बोलते हैं, चूना पत्थर। अब इसको हमने क्या कर दिया, उष्मा दे दिया, गर्म किया, तो ये टूटता किसमें है, CaO प्लस CO2 में। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, और ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा है प्रकाश वियोजन। तो प्रकाश वियोजन क्या होता है, जब वियोजन सूर्य के प्रकाश से हो तब उसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन। AgCl, इसको जब प्रकाश में रखा जाता है तो ये टूट जाता है Ag में और प्लस Cl में। लेकिन आपको याद रखना है कि क्लोरीन हमेशा दो अणुओं के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन हमेशा दो अणुओं के रूप में पाया जाता है। तो यहां बनाना पड़ेगा दो, लेकिन यहां है एक, तो आगे लगाओ दो, तो यहां भी लगाना पड़ेगा दो।
विद्युत अपघटन यानी जो धारा से होता है, विद्युत अपघटन यानी इसमें अगर करंट डाला जाए तो ये टूट जाएगा। जैसे H2 ले लो और O ले लो, जल है, इसमें करंट दो, धारा, तो टूट जाएगा H2 में प्लस O में, लेकिन O भी दो अणुओं के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ आगे लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2। तो विद्युत अपघटन क्या बोलेंगे? जब वियोजन धारा की वजह से हो, विद्युत की वजह से हो, धारा चाहे बोलो चाहे विद्युत, जब वियोजन विद्युत की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। और इसका एग्जांपल लिख देंगे कि ये जल का अणु है, करंट फ्लो किया, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया।